मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 का नाम है बच्चा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होती है, पहले उसका पढ़ेंगे मूल परिभाषा। तो द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा बहुपद का, जैसे आप जानते हैं 9 क्लास में पढ़े थे, वैसे 10 क्लास में भी बहुपद है, अध्याय 2 में है। तो यहाँ बहुपद का क्या होता है, जिस पद की अधिकतम घात, लिखो, जिस पद की अधिकतम घात, जिस पद की अधिकतम घात धनात्मक पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों को ध्यान से, बहुपद की ढेर सारा परिभाषा है, हम सिंपल परिभाषा लिखाए हैं। जिस पद की अधिकतम घात धनात्मक पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब तो पढ़ना तो हमको लगता है द्विघात समीकरण, तो थोड़ा सा बहुपद के बारे में जानना पड़ेगा। तो क्या लिखे हैं, जिस पद की अधिकतम घात धनात्मक पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में लिखा यहाँ पे 2, लिखा 3x, लिखा 4x, लिखा 5x² प्लस 2x, लिखा 6x² 3x प्लस 4x, यहाँ हमने लिखा x³ प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 6। ये सारे के सारे हम क्या लिखे, बहुपद। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको शॉर्ट में पढ़ना है, उसे पढ़ना क्या है, मैंने पढ़ना है द्विघात समीकरण। पहले उससे थोड़ा सा पहले जानो बहुपद के प्रकार। मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद के प्रकार में हम लोग जानते हैं, 9 क्लास में पढ़े थे कि बहुपद के प्रकार में, बहुपद जो हम लोग बहुपद का जो नाम लिखते हैं वह 2 तरह। बहुपद का नाम लिखते हैं 2 तरह से, एक पद के आधार से, एक घात के आधार। मतलब एक हम घात के आधार से बोल सकते हैं, घात के आधार से, और एक होता है बच्चा पद के आधार से। इस तरह का हम 9 क्लास में पढ़े हुए हैं, पद के आधार से। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ध्यान से, अगर पहला बहुपद के देखो, अगर किसी पद, इसको देखो, पद के आधार से देखो, अगर मान लो पद के आधार से देखो, ध्यान समझाना है। यदि पद में किसी बहुपद में एक पद है, कितने पद हैं, एक पद, मतलब एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद किसे कहेंगे, वैसा बहुपद जिसमें कितना, सिर्फ मल्टीपुल एक पद। जैसे हमने लिखा 2, हमने लिखा 3x, हमने लिखा x², हमने लिखा 5। जितने बहुपद लिखे हैं सब में एक पद है, ये कहलाएगा एक पदी बहुपद। दूसरा होता है बच्चा द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपका अध्याय 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। द्विपदी बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो। ऐसा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मुझे 2x प्लस 3 लिखे, या हम लिखे एस पे लिख सकते हैं, ये देखो x² प्लस 2 लिखे, या 5x प्लस 4 लिखे। देखो यहाँ पर जो बहुपद लिख रहे हैं, एक चर में बहुपद, मतलब एक चर राशि जो होगा, आगे आपको सिखाया कि चर राशि क्या होती है, क्या होती है, समझना ध्यान से। चलिए यहाँ समझो, पद के आधार से, अगर एक पद है तो एक पदी बहुपद, द्विपद है तो द्विपदी बहुपद। तीसरा होता है आपका त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होती है बच्चा, तो त्रिपदी बहुपद का मतलब होता है
आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिपदी का मतलब क्या होगा, वैसा बहुपद जिसमें 3 पद है। जैसे हमने हिसाब लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 लिखा, तो हमको कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है पद। एक पद द्विपद कितने पद है, 3 पद है। वैसे हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या लिखा 3, हमने लिखा जा करके एक्स क्यूब आप प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 लिखा, जितने भी लिखा। तो देखो यहाँ से सब में कितने पद है, इसमें भी आपका 3 पद है, इसमें भी आपका 3 पद है, ये आपका 3 पदी बहुपद कहलाएगा। सिंपल सा परिभाषा है जो 9 क्लास में आपने अच्छा से पढ़ा है। तो यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि घात समीकरण पढ़ने से पहले आप बहुपद को जानना पड़ेगा। और वैसे यहाँ पर लीजिएगा कि अध्याय 2 में 10 क्लास में भी अध्याय 2 में बहुपद है। तो आगे आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुपद जो है ढेरी प्रकार होते हैं। अगर एक पद है एक पदी बहुपद, द्विपद है तो द्विपदी बहुपद, 3 पद रहेगा त्रिपदी बहुपद, 4 रहेगा 4 पदी बहुपद। जैसे हम यहाँ लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 लिखेंगे तो इसमें कितने पद हुआ, एक पद द्विपद 3 पद 4 पद, ये क्या कहलाएगा आपका 4 पदी बहुपद। ये पद के आधार से हुआ। घात के आधार से होता है बच्चा, पहला बहुपद होता है शून्य घाती बहुपद। क्या होता है बच्चा, शून्य घाती बहुपद। अब ये शून्य घाती बहुपद क्या होती है, तो यहाँ पर अब देखो शून्य घात, अब घात आ गया घात का आधार। शून्य घाती बहुपद क्या होगा, जिस बहुपद की अधिकतम घात क्या हो बच्चा शून्य, अधिकतम घात शून्य हो। जैसे हमने लिखा 2, यहाँ पर क्या है अधिकतम घात शून्य है। कैसे है, तो हम यहाँ पर 2x को लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं बच्चा, 2x के पावर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। बन रखा चिट्ठा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर समझ में आ गया पद के आधार से शून्य घात के आधार से। तो पहला क्या लेके शून्य घाती बहुपद। तो शून्य घाती बहुपद क्या होती है, जिस बहुपद की घात 0 होता है, जिस बहुपद की अधिकतम घात शून्य होती है 0 होती है, तो कहेंगे शून्य घाती बहुपद। तो इसका जो व्यापक रूप होता है बच्चा, शून्य घाती बहुपद का व्यापक रूप, ये व्यापक रूप जो होता है बच्चा, व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है, ये होता है ax का पावर 0 होता है। किस रूप में रहेगा शून्य घाती बहुपद का व्यापक रूप, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरा जो होता है एक घाती बहुपद। क्या होता है बच्चा, एक घाती बहुपद, या इसको हम लोग बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। मेरे प्यारे बच्चों नाम में ही एक घाती बहुपद या रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होती है तो समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है। हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो और समझो, ये सब 9 क्लास से दब है। एक घाती बहुपद क्या होती है बच्चा, जिस बहुपद की अधिकतम घात क्या होता है 1 होता है, क्या कहेंगे एक घाती बहुपद। जैसे हमने लिखा यहाँ पर x लिखा, ये क्या होगा, इसका घात कितना है बच्चा, इसका घात लिखोगे, इसका घात हो जाएगा बच्चा 1 हो जाएगा। हमने लिखा x प्लस 1, इसका घात क्या हो जाएगा, इसका देखो यहाँ पर अधिकतम घात देखना 1, तो घात क्या 1 हो गया। इसका जो व्यापक रूप होता है, एक घाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है मेरे प्यारे बच्चों, व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस b होता है इसका व्यापक रूप मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा होता है बच्चा क्या करके लिखेंगे द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का, द्विघाती बहुपद क्या होती है, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होता है मेरे प्यारे बच्चों। जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है तो हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होता है बच्चा, इसका व्यापक रूप होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से समझना है। इसका व्यापक रूप हो जाता है बच्चा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है c। ये कई बार पूछ चुका है द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप या द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बच्चा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है कि इसका जो अधिकतम घात कितना होता है, जाकर के अधिकतम घात 2 होती है। घात की बात करोगे, घात कितना होता है बच्चा 2 होता है, इसका घात 1 होता है और इसका घात जो होता है किसका होता है 0 होता है। मतलब जिस बहुपद की घात 0 है वह शून्यघाती बहुपद कहलाएगा। जिस बहुपद की घात कितना 1 है वो रेखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहलाएगा। जिस बहुपद की घात कितने होती है बच्चा, घात 2 होती है, जिस बहुपद घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होती है। इसी प्रकार से आपका अगला होता है त्रिघाती बहुपद। क्या होती है बच्चा, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद क्या होती है बच्चा, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होती है तो हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। इसका व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका व्यापक रूप क्या होता है बच्चा, ax क्यूब प्लस क्या होता है bx स्क्वायर प्लस cx
और प्लस का मतलब डी होता है, इसको ध्यान से छपना है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर क्या समझा, हमको पढ़ना क्या है, अध्याय 4 में पढ़ना द्विघात समीकरण। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या पढ़े, बहुपद के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिए है। बहुपद होता क्या है, हमने लिखा जिस पद की अधिकतम घात धनात्मक संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। हमने आपको यहाँ समझाया था। अब बहुपद के प्रकार जो हम लिखते हैं, बहुपद जो लिखते हैं घात के आधार से और पद के आधार से। तो एक पद है तो एक पदी बहुपद, अगर द्विपद है तो द्विपदी बहुपद, तीन पद है त्रिपदी बहुपद, चार पद रहेगा चार पदी बहुपद कहलाएगा। इधर वाला जो घात के आधार से है ये आपका इम्पोर्टेंट है, पूछेगा शून्यघाती बहुपद क्या होती है। जिस बहुपद की अधिकतम घात शून्य होती है उसे शून्यघाती बहुपद कहते हैं। व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स पावर 0। एक घाती बहुपद क्या होती है या रेखिक बहुपद क्या होती है, जिस बहुपद की अधिकतम घात एक होती है उसे हम रेखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप है जो होता है ए एक्स प्लस बी होती है। द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद क्या होती है, तो जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है बच्चा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। त्रिघाती बहुपद क्या होगा, तो जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसका तो घात कितना 3 है, 2 भी, लेकिन अधिकतम घात की बात किया गया है। इसका घात कितना हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तुमको समझ में आता होगा कि इसका मतलब क्या होता है। जब तक ये नहीं जानिएगा तब तक आप द्विघात समीकरण को नहीं समझ सकते हैं। पहले इसका छापो, इसको लिखो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने क्या किया, बहुपद के बारे में समझ गया। अब हम लोग को जो मेन चीज आपको पढ़ना क्या था, अध्याय 4 में द्विघात समीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब पढ़ना है द्विघात समीकरण। अब देखो द्विघात समीकरण क्या होती है, तो आपने अध्याय 3 में या 10 क्लास में जो अध्याय 3 है वहाँ भी पढ़े होंगे या बहुत पहले भी पढ़े होंगे कि द्विघात मतलब समीकरण क्या होता है। पहला गब जो द्विघात यहाँ लिखा है द्विघात समीकरण। तो समीकरण क्या होती है, जिसमें 2 पक्ष होती है, लेफ्ट हैंड और क्या होता है, राइट हैंड होता है, वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर टॉपिक क्या है, द्विघात समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। तो द्विघात समीकरण क्या होती है, जाकर के लिखेंगे जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है, जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो परिभाषा ढेर सारा है, आप सिंपल में लिख सकते हैं। जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, या तो आप ये लिख सकते हैं, या तो ये होगा, या तो परिभाषा ये लिख सकते हैं। यदि मेन परिभाषा ये होगा, यदि द्विघात बहुपद के बराबर शून्य हो जाती है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, परिभाषा बहुत ढेर सारा परिभाषा है, लेकिन आपको सिंपल में समझना है, इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, या यदि द्विघात बहुपद के बराबर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इससे पहले आप जो है ना समझो, जैसे हमने लिखा x प्लस 2 इक्वल टू लिखा 4, हमने लिखा क्या x प्लस 2 इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर तो ये जो है ना, ये क्या कहलाएगा, समीकरण। कौन कहलाएगा समीकरण, इसमें 2 पक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष, और इसको बोलते हैं हम लोग दायां पक्ष। देखो जिसमें 2 पक्ष होती है उसे क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। बायां पक्ष बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड,
और इसको बोलते हैं बच्चा या करके इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, उसको हम क्या बोलते हैं RHS। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं पर भी आपको दो पक्ष दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। अभी जो ये समीकरण हम लिखे हुए हैं तो इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें एक चर है, कितने चर है, एक चर है, और एक चर में ये क्या कहलाएगा, तो इसमें एक चर है और घात एक है, तो हम कहेंगे एक चर वाला, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस बात को समझना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, इसमें एक चर है, और देखो अब यहाँ पर बात है कि चर क्या होती है, ये चर राशि है और ये क्या अचर राशि है। मेरे प्यारे बच्चों को बोलते हैं चर राशि, जिसमें x ABC लगा रहेगा, x y z से बोलेंगे चर राशि। ये मैथ के तौर पर, लेकिन चर राशि परिभाषा क्या होती है, चर राशि जिसका मान बदलता है। और ये जो है 2 और 4 जो लिखे हुए हैं इसको बोलते हैं हम लोग अचर राशि। अब देखो अचर राशि हम लोग मैथ में उसे बोल देते हैं जिसमें x y लगा रहता है उसे हम बोलेंगे चर राशि, जिसमें नहीं लगा रहेगा उसको बोलेंगे अचर राशि। लेकिन रियल परिभाषा क्या है, चर राशि। अब क्या होती है, अब यहाँ पर समझिए चर राशि। चर राशि का मतलब क्या होता है, चर राशि को समझने के लिए समझो परिभाषा, जिस राशि का, जिस लिखना है अच्छा से, जिस राशि का मान बदलती है, इस राशि का मान क्या होती है, बदलती है, उसे हम चर राशि कहते हैं। इसको हम लोग x y z a b c से कुछ से भी हम इसको दिखा सकते हैं, मतलब एक से z तक चर राशि को किसी से भी दिखा सकते हैं। परिभाषा का जिस राशि के मान बदलता है उसे हम चर राशि कहेंगे। अब तो यहाँ से अचर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, अचर राशि का मतलब होता है बच्चा जिस राशि की मान नहीं बदलती है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चा, अचर राशि। नहीं बदलती है उसे अचर राशि। अचर राशि जो कांस्टेंट, जो फिक्स है, जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे 5 का मान बदलेगा, हमेशा 5 रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है x है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। x का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आएगा, क्या आएगा ये मालूम नहीं है। लेकिन 2 और 4 का मान हमेशा 2 और 4 ही रहेगा। जैसे आप लिखे 5, जैसे लिखे 4 6, ये सब क्या है, अचर राशि डॉट ऐसे आते रहेगा। तो चर राशि और अचर राशि, तो यहाँ पर समझ में आएगा समीकरण क्या होती है, चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है। समीकरण में अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष है क्या कहलाएगा समीकरण। अगर हम ऐसा सिर्फ लिख देंगे 5x + 6, ये आप समीकरण नहीं कर सकते हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। कोई बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। जब तक हम बराबर यहाँ पर कुछ लिखे नहीं, बराबर 0 ही लिख देंगे तो क्या कहलाएगा, तब कहलाएगा एक समीकरण। अब समीकरण है तो कौन सा समीकरण है, तो यहाँ देखना है एक चर है तो कहलाएगा एक चर बना, और इसमें घात कितना है, एक घात है, क्या कहलाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण तो कहलाएगा। अब देखो यहाँ से आगे हम समझते हैं, अगर हम लिख दिए 2x + 3y इसका टू मान लो कुछ भी लिख दिए, 7 लिख दिए, ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो कहलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कितने समीकरण, कितने चर राशि है, 2 चर राशि है, एक x है और एक क्या है, y है। ये कहलाएगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण। और घात कितना बच्चा, 1 है, ये क्या कहलाएगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। मेरा मकसद क्या है आपको समझाना कि समीकरण होती क्या है, ये बात को समझना है। लेकिन मेरा जो टॉपिक क्या है, द्विघात समीकरण। अब ऐसे ही लिखेंगे बच्चा, हम लिख दे यहाँ पर x² + 2x लिखे + 3 इसको निकाल दीजिए 0। अब ये भी क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। चर कितना है, एक चर है, और जाकर के घात कितना, अधिकतम घात 2 है, ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा जाकर के एक चर वाला द्विघात समीकरण। एक चर वाला क्या कहलाएगा बच्चा, द्विघात समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि एक चर वाला द्विघात समीकरण हम लोग को यही पढ़ना है अध्याय 4 में, आखिर द्विघात समीकरण क्या होती है। ये जिस समीकरण की मतलब एक चर होना चाहिए और घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अधिकतम घात अगर 2 है तो क्या कहलाएगा, एक चर वाला द्विघात समीकरण। इसका जो व्यापक रूप होती है, तो अब लिखना है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का जो है व्यापक रूप क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, व्यापक रूप क्या होती है ये समझना है। ये होता है व्यापक रूप, ये होता है बच्चा
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझना है। अभी तक हम सिर्फ ये समझ रहे थे आखिर समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण क्या होती है। इसको पढ़िएगा, समझिएगा, आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा। चर राशि क्या है, चर राशि क्या है, सब कुछ समझा दिए हैं। अब यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आया है ये क्या है, ये है बच्चा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये को क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। मेरे प्यारे बच्चों, डी जो है वह क्या है बच्चा, एक्स का गुणांक है। और जो है यहाँ पे सी जो है, सी क्या बच्चा, वह है अचर राशि। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है और अच्छा समझना है। ध्यान समझ में आएगा, हमसे पूछेगा। क्लियर, इसको लिख लेंगे। अब देखो, अब यहाँ से आपको हिसाब आता है कि मान लो कुछ हिसाब हम यहाँ लिख रहे हैं, आपको पूछ देगा, जैसे यहाँ पूछ देगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और जाकर के यहाँ लिख देगा 3x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। आपको बोलेगा क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कौन द्विघात समीकरण कैसे होगा। जो समीकरण दुनिया में इस रूप में रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रहेगा। मतलब जिस समीकरण अधिकतम घात क्या होगा, 2 होगा, वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। तो हम इसको चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे, इधर आपको गुणा करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, 3x से गुणा कीजिएगा x माइनस 2 में और माइनस 2 से गुणा कीजिएगा x माइनस 2 में। ये गुणा समझो अच्छा से। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से गुणा कीजिएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3 दूनी 6x हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा। यहाँ माइनस 2x हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखना है। एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से हल कीजिएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा, प्लस क्या 4 हो जाएगा। सब कुछ उठा के इधर लेकर आना है और देखना है मेरे प्यारे बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपना घर में रहेगा, तो सेम लिखेंगे। इधर से आएगा, ये प्लस में है, तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का 8x हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा। यहाँ पर हल करते जब रकम पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखो, ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस में, ये माइनस में, फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस 8x हो जाएगा और यहाँ पर देखो ध्यान से, ये माइनस में और माइनस से जुड़ेगा, माइनस 6 हो जाएगा। और इधर सब इधर आ गया ना, बराबर से इधर आ गया, तो इधर बच गया 0, इसको क्या बच गया 0। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये समीकरण बन गया और इसका घात कितना, 2 घात 2 है ना, तो क्या कहलाएगा, आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप याद क्या रखना है, द्विघात समीकरण क्या होती है, जिस समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है, तो क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। ऐसा हम चेक कर सकते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको देखो ध्यान से और छापो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि द्विघात समीकरण कितने कहते हैं। ऐसा समीकरण या वह समीकरण जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होती है, ये आप आराम से याद रखिएगा। क्या होता है बच्चा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कोई भी समीकरण अगर इस रूप में रहेगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, अगर इस रूप में नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो आपको ये हिसाब बताए थे, यहाँ पर 2 हिसाब लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से देखो। आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि जांच के लिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा बात को ध्यान से सुनना है और इसे देखना है। इसको आपको पहले हल करना पड़ेगा। इसको x से गुना करेंगे, x प्लस 1 में, और माइनस 2 से गुना करेंगे बच्चा, इसमें जाकर के माइनस 2 से गुना करेंगे x प्लस 1 में। ध्यान से समझना है, बिल्कुल आसान है, जो 8-9 क्लास का हिसाब है, गुना करना होता है। तो x से पहले गुना कीजिएगा x प्लस 3 में, और जो आपको है यहाँ माइनस 1 है, गुना कीजिएगा x प्लस 3 में। हमको गुना अच्छा से करने लाना चाहिए। x इंटू एक्स हो जाएगा बच्चा एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 एक्स हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, या प्लस है माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब इधर देखो, इसको ध्यान से देखना है। अब तो यहाँ से अब इसको एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में घटेगा, आपका क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा।
प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, प्लस में माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। इधर देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस में और माइनस में क्या हो जाएगा बच्चा, इधर कितना हो जाएगा बच्चा, प्लस का 2x हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। सब टू उठा के इधर लाना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रहेगा माइनस 2 रहेगा, प्लस में इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस से प्लस इधर आएगा, ये माइनस इधर आएगा प्लस का 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इधर 0 बच जाएगा। अब देखो इसको ये प्लस में और ये माइनस में एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो ध्यान से ये माइनस में और ये माइनस में जुटेगा कितना हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस में और ये प्लस में माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस घटेगा या प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है, हमने गुणा किया x से गुणा किया एक्स स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ प्लस x हो गया माइनस 2 हो गया माइनस 2x हो गया माइनस 2 हो गया, या x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया माइनस 3 गुणा माइनस x हो गया माइनस 3 हो गया। इसको हल किया एक्स स्क्वायर का प्लस माइनस का प्लस माइनस घटा तो माइनस क्या हो गया आपका x हो गया माइनस 2 हो गया, एक्स स्क्वायर ये प्लस प्लस घटेगा प्लस 2x हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। इसको उठा के रह रहे हैं, इसको हल किया तो हमको देखना है कि ये हिसाब जो आया है क्या इस आपका समीकरण है, लेकिन क्या इसका अधिकतम घात 2 है, इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे ही आपको चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों, जो समीकरण किस रूप में रहेगा ax प्लस bx प्लस c के इक्वल टू 0 के रूप में रहेगा और द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। वैसे ही इसको सॉल्व करना है। इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो x प्लस 2 का होल क्यू है, मतलब a प्लस b का होल क्यू, a प्लस b का होल क्यू क्या होता है बच्चा, ये होता है a क्यू प्लस b क्यू 2 का क्यू प्लस क्या होता है 3ab 3 आपका 3a का मान x है और b का मान कितना बच्चा 2 है, इंटू क्या होता है बच्चा इंटू होता है a प्लस b x प्लस 2 होता है। मेरे प्यारे बच्चों इसको तो स्क्वायर कीजिएगा 2 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 2x क्यू हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस में या माइनस से क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान से एक्स क्यू यहाँ पर एक्स क्यू हो जाएगा और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 का हल क्यू 2 2 4 4 में 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 6x हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा बच्चा, यहाँ हो जाएगा 2x क्यू और यहाँ जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। इसको हल करो तो x क्यू हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा प्लस 6 इंटू एक्स तो 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस यहाँ जाएगा 6 दूनी 12x हो जाएगा। अब तो ध्यान से इसको उठा के लाना है, प्लस में क्या जाएगा माइनस क्या 2x क्यू हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा, इधर बच गया 0। अब तो ध्यान से ये एक्स क्यू और यहाँ पर क्या ये माइनस में ये प्लस में एक्स क्यू और एक्स क्यू सेम जाती है, ये प्लस में है ये माइनस में है, घटेगा बच्चा क्या बचेगा माइनस का एक्स क्यू बचेगा। यहाँ पर 6x स्क्वायर है और कहीं पर नहीं है, ये अकेले है तो सिर्फ लिखो जाकर 6x स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये x है, यहाँ पर ये प्लस में है, ये प्लस में है तो 12 तो कितना हो जाएगा बच्चा 14x हो जाएगा। अब देखो ध्यान से ये प्लस 8 जो है ये अकेले है प्लस 8 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों यह भी समीकरण है लेकिन यह द्विघात समीकरण नहीं है। अधिकतम घात कितना बच्चा 3 है, इसलिए आपका द्विघात यहाँ घात 2 भी है, लेकिन क्या देखना अधिकतम घात 2 होगा तब जाके आपका होगा द्विघात समीकरण, लेकिन इसका अधिकतम घात कितना बच्चा 3 है, ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से आपको चेक करना है कौन द्विघात समीकरण है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर का भी द्विघात समीकरण नहीं हुआ, नंबर 2 का भी द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन ये भी समीकरण है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है, और ये भी समीकरण है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है बच्चा, इसका घात 3 है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कौन द्विघात समीकरण है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो परिभाषा याद रखना चाहिए, परिभाषा क्या होती है, जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघात समीकरण कहलाती है, तो अधिकतम घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो अब आगे जो हमको पढ़ना है, आगे पढ़ना है बच्चा द्विघात समीकरण की मूल। द्विघात समीकरण की मूल क्या होता है, देखो मेरे प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण की मूल तो लिखना है क्या है, द्विघात समीकरण की अधिकतम 2 मूल होती है। कितनी मूल होती है क्या, 2 मूल होती है, 2 मूल होती है। द्विघात समीकरण की अधिकतम 2 मूल होती है जिसे अल्फा एवं क्या करते हैं बच्चा बीटा करते हैं। तो बस ध्यान से ये लिखे अल्फा होता है, अल्फा एवं क्या करते होते हैं बीटा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है, अगर पूछ लेगा तो द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं बच्चा, तो द्विघात समीकरण अधिकतम 2 मूल होती है, जिसे अल्फा और क्या कहते हैं बीटा कहते हैं। बच्चा इसको क्या द्विघात मूल क्या होती है, अगर द्विघात समीकरण हल करोगे तो उसका 2 आंसर आएगा, इसलिए मूल अल्फा को क्या बोलेंगे बीटा, उसे मूल कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आगे लिखना है, क्या लिखना है बच्चा,
द्विघात समीकरण की द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण की मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग मतलब होता है जाकर अगर मतलब पूछेगा, मतलब क्या पूछेगा, अल्फा प्लस बीटा। अगर द्विघात के मूल को जोड़ोगे अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग होता है बच्चा माइनस बी बट्टे ए, क्या होता है बच्चा माइनस बी बट्टे ए। अब जाकर के यहाँ पर आगे लिखना है द्विघात समीकरण की द्विघात समीकरण की द्विघात समीकरण की मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। बच्चे ये होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब मूल को गुना करोगे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टे, अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बट्टा ई। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है इसमें जो बी और ए आया है, हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होती है वह क्या होता है बच्चा, और व्यापक रूप होता है बच्चा, ये होता है बच्चा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। इसका दो मूल होता है अल्फा और बीटा, अल्फा और क्या होता है बीटा होता है, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होती है प्लस बी बट्टे ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बट्टे ए। यहाँ पर बी क्या है आपको दिखाई थी, इसमें से ए क्या होता है बच्चा, ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है बच्चा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बी क्या होता है बच्चा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और सी क्या होता है बच्चा अचर राशि। ध्यान से देखना है और समझना है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये हो गया द्विघात समीकरण की दो मूल होती है, मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टे ए होता है, अल्फा इंटू बीटा का सी बट्टे ए होता है। अब आगे पढ़ना हमको द्विघात समीकरण की कुछ सूत्र है इसको समझना है। द्विघात समीकरण का विवेचक या विवेचक को बड़ी डी से कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों देखो समझो यहाँ ध्यान पूछेगा द्विघात समीकरण का विवेचक या विवेचक को डी से सूचित किया जाता है। डी क्या होती है, डी होता है कोई भी द्विघात समीकरण, मान लो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसका जो विवेचक या विवेचक मतलब डी का मान क्या होता है बच्चा, जो होती है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है बच्चा 4ac। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है। अब यहाँ जानवे करते हैं बी क्या है एक्स गुणांक, सी क्या है अचर राशि, ए क्या है जाकर के सॉरी बी है एक्स गुणांक, ए है एक्स गुणांक, सी अचर राशि, वहाँ भी लिखा हुआ वहाँ भी लिख दिया है। अब देखो अब यहाँ से हिसाब एगो समझो इस सूत्र से, मूल का वाला सूत्र थी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख दिया जाकर के एक्स स्क्वायर लिख दिया जाकर के प्लस जाकर के 14x और प्लस क्या लिख दिया 45 इक्वल टू क्या लिख दिया बच्चा 0। अब मान लो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है, इधर पूछेगा मूलों का योग ज्ञात कीजिए, मूलों का योग ज्ञात कीजिए। मूलों का योग क्या हो जाएगा, इसके लिए आपको क्या लिखना है, ए का मान 1 है, बी का मान आपका 14 है और सी का मान कितना बच्चा 45 है। तो मूलों का योग क्या होता है बच्चा अल्फा प्लस बीटा होता है, जो होता है माइनस बी बट्टा ए, कुछ नहीं करना है माइनस बी बट्टा ए होता है। बी का मान कितना है बच्चा, यहाँ पर क्या है बी का मान 14 है, प्लस में तो कहते हैं माइनस 14 और एक मान क्या है, एक मान क्या है 1 है, 1 हो गया तो मतलब माइनस 14 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा आप लिखे हुए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चा मूलों का गुणनफल। अगर योग पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे माइनस बी बटे ए, हो गया माइनस 14 बटे 1 मतलब माइनस 14 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बट्टा ए, सी बट्टा ए मतलब सी कितना बच्चा, सी आपका 45 है, 45 बट्टे क्या लिखोगे 1, क्या आंसर हो जाएगा आपका 45। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से इसको छापो। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तो हम लोग क्या सीखे जाकर के द्विघात में दो मूल होती है अल्फा और बीटा। मूलों का योग क्या होती है बच्चा अल्फा प्लस बीटा वाला होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चा सी बटे ए होता है। तो क्या पढ़ते हैं जाकर द्विघात समीकरण की जाकर की विवेचक या विवेचक डी होती है, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आगे आपको पढ़ना है यहाँ से इस बताएंगे हिसाब पर ये सॉल्व करो। आगे लिखना है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझना है, द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति। किसी भी द्विघात समीकरण जो आपका द्विघात समीकरण की जो व्यापक रूप होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात में व्यापक रूप है। इसका मूल की प्रकृति या तो वास्तविक होगा या तो काल्पनिक होगा। तो अब कब वास्तविक होगा कब काल्पनिक होगा इसको देखो ध्यान। नंबर 1 में यदि d ग्रेटर देन 0, क्या हो d ग्रेटर देन 0 मतलब d का मान 0 से बड़ा हो। जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल की प्रकृति क्या होती है बच्चा? प्रकृति वास्तविक होती है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, वास्तविक होती है। यदि प्यारे बच्चों ध्यान समझना हम क्या लिखे हैं। तो आपको द्विघात समीकरण का पहले आपको d निकालना है। अगर d का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा कब होगा? जब प्लस में आएगा। तो अगर d का मान 0 से बड़ा है, मूल की प्रकृति वास्तविक होती है और क्या होता है बच्चा? मूल संभव होता है। मूल क्या होता है बच्चा? संभव होता है। मूल संभव होती है, इस बात को ध्यान से समझना है। मूल संभव होती है मतलब मूल संभव होता है मतलब ये हुआ हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। और दोनों मूल अलग अलग होता है। दोनों मूल अलग अलग होता है। दोनों मूल मेरे प्यारे बच्चों दोनों मूल क्या होती है बच्चा? अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। इसी बात से आपको समझना है कि जब मूल कब संभव होगा और मूल की प्रकृति कब संभव होगा, मूल प्रकृति वास्तविक कब होगा। तो यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल की प्रकृति वास्तविक होती है और मूल संभव होती है। दोनों मूल अलग अलग होती है मतलब इसमें दो मूल निकलेगा, एक अल्फा निकलेगा एक क्या निकलेगा? बीटा निकलेगा। दो मूल संभव होता है। मेरे प्यारे बच्चों नंबर 2 में यदि d का मान क्या हो? d का मान 0 हो तो मूल की प्रकृति वास्तविक होती है और मूल संभव होती है। लेकिन अगर d का मान 0 होगा तो मूल प्रकृति वास्तविक होती है और दो समान मूल होता है और दो समान मूल प्राप्त होती है और दो समान मूल प्राप्त होता है। मूल प्राप्त क्या समझ में आया? प्राप्त होती है मतलब ये हुआ कि अगर d का मान 0 होगा तो मूल की प्रकृति वास्तविक हुए करेगा, लेकिन दोनों मूल क्या होगा? समान होगा। मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा, दोनों मूल बराबर होगा। नंबर 3 में अगर यदि d क्या हो बच्चा? d लेस देन क्या हो? 0 हो। d अगर लेस देन 0 हो मतलब d का मान 0 से छोटा हो तो मूल की प्रकृति क्या होती है बच्चा? काल्पनिक होती है। काल्पनिक होती है, इस बात को ध्यान। और जब मूल प्रकृति काल्पनिक होती है तो मूल प्रकृति काल्पनिक होती है और कोई मूल संभव नहीं होता है। कोई मूल संभव नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों समझना है, कोई मूल संभव नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई मूल संभव नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मूल की प्रकृति चेक करने बोलेगा तो सब सलाह किस डी पर होता है। अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल प्रकृति वास्तविक होती है और दोनों मूल संभव होता है। दोनों मूल अलग अलग होता है। यदि d का मान 0 होगा मूल की प्रकृति वास्तविक होती है और दोनों मूल समान होती है। यदि d का मान 0 से छोटा होता है तो मूल की प्रकृति काल्पनिक होती है और कोई मूल संभव नहीं होता है। अब आगे हमको पढ़ना क्या है? ये हो गया। अब आगे पढ़ना है द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। मेरे प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधि बच्चा? तो आपका 3 विधि है। पहला विधि होता है बच्चा गुणनखंड से। ऐसा होता है बच्चा गुणनखंड से मतलब गुणनखंड द्वारा या गुणनखंड से। दूसरा विधि होता है बच्चा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। और तीसरा विधि हम यहाँ लिखते हैं। तीसरा विधि होता है सूत्र का प्रयोग कर। तीसरा विधि होता है बच्चा सूत्र का प्रयोग कर। सूत्र का प्रयोग से। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, प्रयोग से। तो ये तीसरा विधि जो है ना, सूत्र का प्रयोग से आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से मूल कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे।
पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। लेकिन सूत्र से आप डायरेक्ट मूल निकाल सकते हैं। तो सूत्र से मूल का जो सूत्र होता है बच्चा x बराबर होती है मूल x बराबर ये होता है जब जाकर के माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बट क्या होता है बच्चा 2a होता है। ये आपका क्या होगा डायरेक्ट सूत्र से हो गया। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे क्या लिख सकते हैं 2a लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तो दो मूल होता है एक अल्फा होता है माइनस बी और जाकर के प्लस रूट डी बटे 2a लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं और बीटा लिख सकते हैं बच्चा माइनस बी माइनस जाकर के रूट डी बटे 2a लिख सकते हैं। हम जहाँ डी लिखे हैं वहाँ आप बी एस के माइनस 4ac लिख सकते हैं क्योंकि बी एस के माइनस 4ac को क्या बोलते हैं डी बोलते हैं ये होता है। ये सूत्र से आपको मूल ज्ञात करने के लिए डायरेक्टिव फॉर्मूला याद होना चाहिए। डायरेक्टिव सूत्र याद करोगे आराम से मूल निकाल सकते हो। तो दो विधि जो है आपके गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ये आपको सीखना पड़ेगा। ये भी आपको बता देंगे कैसे निकालते हैं पहले आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। हम यहाँ बोर्ड में दो हिसाब लिख के रखे हुए हैं इसको आपको पढ़ना है। इसका आपको पहले क्या मूल की प्रकृति चेक करना है। हिसाब क्वेश्चन ये आएगा कि मूल की प्रकृति बताइए यदि मूल संभव है तो उसे ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या आएगा मूल की प्रकृति बताइए और अगर मूल संभव है क्या करना है आपको मूल ज्ञात करना है। तो पहले आपको मूल की प्रकृति करो। यहाँ से देखो ध्यान से इसमें a का मान 3 है a क्या होता है x का गुणांक होता है b आपका क्या बच्चा -2√6 है क्या है बच्चा b मान क्या है -2√6 है और जाकर के आपका जो आपका c है वो कितना बच्चा 2 है। c कितना 2 है आपको d निकालना है। d क्या होता है बच्चा b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ से लिखोगे b स्क्वायर तो b कितना बच्चा -2√6 का क्या है बच्चा स्क्वायर है और क्या लिखोगे -4ac 4 इंटू ए आपका 3 है और c जो है आपका 2 है। इसको हल कीजिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों d का मान आएगा आपका 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा 6 का स्क्वायर जाकर के √6 का स्क्वायर 6 ही होता है या 6 के 24 हो गया। अब यहाँ देखो अब मैं कितना हो जाएगा माइनस जाकर के यहाँ क्या 4ac था 4 इंटू 4ac एक मान 3 है और c का मान कितना 2 है। ध्यान देखेंगे एक मान 3 है b का मान -2√6 है c का मान 2 है तो इसको d निकालेंगे d स्क्वायर माइनस 4ac तो जाके b का मान यहाँ -2√6 था 4 इंटू एक मान 3 है c का मान 2 है। तो d का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और √6 का स्क्वायर 6 होता है 24 हो गया 4 से 12 12 दूनी 4 से 12 12 दूनी कितना आ गया 24 कितना आ गया 12 दूनी 24 4 से 12 दूनी 24 हो गया। डी मान क्या आ गया 0। तो मेरे प्यारे बच्चों डी के मान 0 आती है मूल की प्रकृति क्या होती है वास्तविक होती है और मूल संभव होता है। यहाँ दोनों मूल आपका समान आएगा लेकिन मूल संभव है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए जगह कम है कि मूल की प्रकृति क्या बच्चा वास्तविक है अतः मूल संभव है। अब मूल निकालना है तो मूल कितने विधि गुणनखंड से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से और सूत्र से। तो ये सब थोड़ा सा टॉप है तो इसको हम गुणनखंड से बताते हैं। आप किसी से भी बनाइएगा बन जाएगा पहले आपको गुणनखंड बनाना है। तो गुणनखंड से बनाने के लिए आपको गुणनखंड आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों जो हिसाब है उसको लिखो 3x स्क्वायर प्लस 2√6 क्या बच्चा x है प्लस कितना बच्चा 2 है। अब देखो यहाँ पर कितना है इसको आपको गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड का रूट क्या है पहला पद गुणा अंतिम पद और ये गुणनखंड का रूट वाला है। ध्यान से देखिएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 होगा। अब 6 से 6 गुणनखंड से आपको क्या लाना है 2√6। तो मेरे प्यारे बच्चों गुणनखंड का नियम होता है पहला पद गुणा अंतिम पद जोड़ के घटा के दूसरा पद आपका 6 होगा। 6 का गुणनखंड लिख सकते हैं 6 को लिख सकते क्या √6 गुणा √6 लिख सकते हैं 6 क्योंकि हमको √6 क्यों लिखे बच्चा यहाँ पर रूट में है रूट कैसे आएगा 6 को क्या लिख सकते हैं √6 गुणा √6 तो √6 को जोड़िएगा √6 जो √6 कितना होगा ये होगा 2√6। अब देखो यहाँ सबको 2√6 लाना था आराम से लिखेंगे 3x स्क्वायर और क्या लिखेंगे बच्चा क्या लिखेंगे √6x और लिखेंगे -√6x। यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर √6x और जाकर लिखिएगा प्लस 2 लिखिएगा ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से यहाँ पर कॉमन लेना होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है इसके अंदर क्या बच्चा इसके अंदर तो यहाँ पर 3 है 3 का मतलब क्या √3 है तो 3 है क्या √3 है यहाँ पर समझाए हैं। अगर 3 है क्या है √3 गुना √3 है। अगर मान लो तो √6 है इसके अंदर क्या √2 गुना √3 है।
तो हमको कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में है वो कॉमन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ से आप √3 कॉमन लीजिएगा, √3 से अगर कॉमन लीजिएगा 3 में से तो एगो √3 निकल जाएगा, एगो √3 बच जाएगा और यहाँ पर x भी कॉमन लेना पड़ेगा। √3x कॉमन लीजिएगा, यहाँ बच जाएगा √3x, यहाँ बच जाएगा √6 से √3 निकल गया, आपका बच गया √2, क्या बच गया √2। तो थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिएगा, जो बनाते हैं थोड़ा सा कुछ बनाना पड़ेगा, इसको आप लिख लीजिएगा। ये थोड़ा सा देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पर समझ अच्छा से रखना है। यहाँ पर कॉमन कैसे लिया है आपको समझा दिया है। यहाँ पर 3 है तो √3 और √3 है, तो √3 से निकल गया तो √3 बच गया, √3x कॉमन लिए हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब देखो यहाँ पर लिखेंगे माइनस और यहाँ कॉमन क्या होगा, यहाँ कॉमन क्या होगा देखो ध्यान से। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 6 है तो क्या है √2 और √3 है। अगर √2 है सॉरी अगर 2 है तो क्या बच्चा, तो यहाँ पर √2 और √2 है। मेरे प्यारे बच्चों तो इसमें भी √2 और √3 है और इसमें भी √2 है। यहाँ से आप √2 को क्या कीजिए बाहर कीजिएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 2 या 6 √3x बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा -√2, यहाँ से बच जाएगा -√2। तो बाहर में है आपका 3x -√2, एक बार लिखिए बाहर में ये है और अंदर में है आपका √3x माइनस क्या √2 है आपका राइट, यह हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर बराबर 0 है, बराबर 0 लिखिए। यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ का क्या पता है गुणनखंड बताया है, तो गुणनखंड हो चुकी है, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, इस आप लिख लिए होंगे, देखो ध्यान से यहाँ से देखिएगा, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। एक बार लिखिएगा √3x √2 बराबर 0 और एक बार लिखिएगा √3x √2 बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से इसको हल कीजिएगा, ये उधर जाएगा, ये माइनस में है हो जाएगा प्लस का √2 हो जाएगा और x का मान क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ हो जाएगा √2 बटे कितना हो जाएगा √3, ये आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हल कीजिएगा, √3x इधर रहेगा, उधर जाएगा क्या प्लस का √2 हो जाएगा, यहाँ से √3x क्या मान हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, x मान क्या हो जाएगा √2 बटे आपका √3 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि आपने मूल चेक किया था, d का मान 0 आया था, d का मान 0 जब आती है तो मूल की प्रकृति क्या होती है, मूल की प्रकृति वास्तविक होती है और दोनों मूल समान होता है। तो यहाँ दोनों मूल आया है, दोनों मूल क्या समान है, ये भी 2/√3 है, वो भी क्या 2/√3 है। अब नंबर 2 हिसाब देखिए, नंबर 2 को देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी आपको मूल की प्रकृति चेक करना है। a का मान यहाँ पे लिखेंगे √2 और यहाँ पर b का मान लिखेंगे 7 और लिखेंगे c का मान लिखेंगे 5√2। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, आपको d निकालना है, d होता है बच्चा b² - 4ac, तो यहाँ लिखेंगे d का मान है आपका 7 का स्क्वायर -4 × a का मान है √2 और b का मान है c का मान है 5√2। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, d क्या होता है b² - 4ac, b आपका क्या है 7 है, लिखेंगे 7 का स्क्वायर और क्या लिखोगे बच्चा -4ac, 4 आपका 4 a का मान है √2 और c का मान है 5√2। इसको हल कीजिएगा, 7 का 7 से 49 हो जाएगा और जाकर के 7 से 49 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बच्चा देखो √2 से √2 हो जाएगा और √2 ना √2 2 हो गया, 5 कितना आ गया बच्चा 40 हो गया। यहाँ कितना आएगा आपका d का मान 9 आएगा। जब d का मान 9 आया है, d का मान प्लस में है तो मूल क्या होगा, मूल प्रकृति क्या होगी बच्चा, वास्तविक होगा। मूल प्रकृति क्या आ जाएगा बच्चा, वास्तविक हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर देखो तो d का मान क्या आएगा 9 आ गया, तो d का मान जब प्लस में आती है तो मूल की प्रकृति क्या होती है बच्चा, वास्तविक होती है और दोनों मूल क्या होगा अलग अलग होगा। यहाँ दोनों समान होगा, d मान 0 आएगा तो मूल क्या प्रकृति वास्तविक होगा, समान होगा। तो अब यहाँ पर मूल निकालना किस विधि से, आप गुणनखंड विधि, मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, मूल निकालने किस बच्चा गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि का रूल क्या है, तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे ना, तो देखो √2 गुना √2 तो कितना होगा 2 हो जाएगा, 5 × 10। अब 10 के गुणनखंड से 2 × 2 = 10। अब देखो इसको जोड़ के घटा के क्या पुराना 7 पुराना है, तो 2 जोड़ 5 कीजिएगा 7 टूट जाएगा। यहाँ से लिखोगे √2x²। मेरे प्यारे बच्चों गुणनखंड विधि से आपको गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड रूल है पहला पद गुना अंतिम पद, इसको से गुणा कीजिएगा, इसे गुणनखंड से जोड़ के घटा के हम बीजा पद पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड 10 गुना करें 10 हुआ, गुणनखंड 2 और 5 को जोड़ने से आपका बन जाएगा 7, लिखेंगे 2x
और क्या लिखेंगे बच्चा, प्लस क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ पर 5x, इसको साथ में लिखेंगे 2x प्लस 5x। ये अपने मसले लिखते हैं, ये गुणनखंड से लिखते हैं। कैसे करते हैं, इसको गुना करते हैं, जितना होता है गुणनखंड करेंगे उस जोड़ घटा के साथ बढ़ाएंगे। यहाँ हो जाएगा आपका 5√2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ से 5√2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। अब देखो यहाँ से ध्यान से इस दोनों में कौन क्या आएगा, यहाँ पर 2 है तो √2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर भी √2 है। यहाँ क्या करेंगे बच्चा, √2x क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x बचेगा। और यहाँ से 2 है तो √2 है, एक √2 निकल गया, यहाँ बचेगा √2। अब यहाँ पर कॉमन लीजिएगा, अब देखो ध्यान से यहाँ पर कॉमन लीजिएगा, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 बाहर कर लीजिएगा, यहाँ बचेगा x प्लस क्या बचेगा, √2 बचेगा। यहाँ इसका भी 0 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बच्चा √2x प्लस 5 इंटू क्या बचेगा, x प्लस √2, यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से कीजिएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ x प्लस √2 और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, √2x इक्वल टू क्या -5 होगा, x मान क्या -5 बटे √2 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा, x मान क्या 0 √2 हो जाएगा, ये x मान क्या -√2 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या किया है, अध्याय 4 का जो जितना भी गप सब पढ़ लिए थे, लास्ट पढ़े थे, जो लास्ट का मूल ज्ञात करने की विधि, गुणनखंड विधि से, पूर्वग्रह बनाने की विधि से और सूत्र से आप बता दिए है। सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, कैसे निकाल बताएंगे। अभी आपको सिखाए गुणनखंड विधि से हम मूल कैसे निकालते हैं। नंबर 1 में बताया है गुणनखंड विधि से, आपको मूल की प्रैक्टिस भी चेक किया है, वास्तविक काल्पनिक है, अब चेक करने भी सीखे हैं, और गुणनखंड से मूल कैसे निकालते हैं वह भी सीखे हैं। और ये दोनों हिसाब एग्जाम के पॉइंट से भी आई है, मोस्ट इंपोर्टेंट हिसाब भी आई है। इस गुणनखंड विधि से पहले आपको गुणनखंड आना चाहिए, जो हम इससे गुणनखंड बताए हैं, इसे बताए ध्यान से एक बार दोबारा इसको देखिए और समझिए।